नमस्कार छात्रों स्वागत है आपका आपकी इस YouTube चैनल VNS लेक्चरर में। छात्रों, जैसे कि हम अपने पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 के कुछ क्वेश्चन कर चुके थे, तो जहाँ तक हमें उम्मीद है कि हम क्वेश्चन नंबर आपका चौथे का और खा और गा क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया था। तो छात्रों, जो आपका ये आंसर पेपर है, इसका हम देखते हैं आज। यानी गा वाला क्वेश्चन आप हल कर चुके थे। किसी धारावाही गा में क्या दिया गया था, किसी धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त मतलब हल कर दिया गया था। आइए देखते हैं चौथे का क्वेश्चन नंबर घा। छात्रों, ये क्वेश्चन जितने भी आपके हैं बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं और हल करते हैं। तो इसमें आपको क्या दे रखा, कह रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक की चारों ओर 0.53 एंगस्ट्रॉम त्रिज्या की कक्षा में क्या कर रहा है, 6.8 × 10 15 चक्कर प्रति सेकंड लगाता है। तो इसका तुल्य चुंबकीय अघूर्ण ज्ञात करना है। छात्रों, ये जो क्वेश्चन है आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए इसको देखते हैं और सॉल्व करते हैं। तो यहाँ हमको क्या दे रखा है, यहाँ हमको एक क्वेश्चन मैंने पहले से नोट कर लिया है। तो आइए देखते हैं क्या कह रहा है। हाइड्रोजन परमाणु क्या बोला है, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर क्या करता है, 0.53 एंगस्ट्रॉम त्रिज्या की कक्षा में 6.8 × 10⁻15 चक्कर प्रति सेकंड लगाता है। तो इसका तुल्य चुंबकीय अघूर्ण क्या होगा। तो यहाँ हमें जो दिया है छात्रों, इसको हम क्या कर लेते हैं, पहले नोट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, पहले इसको नोट कर लेते हैं। तो छात्रों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो आपको दिया गया है पहले आपको तरीका यही होना चाहिए। जो पहले आपको दिया गया है क्या कर लेते हैं, उसको हम नोट कर लेते हैं। यानी यहाँ से आपको क्या दे दिया है, मतलब कितने वेग से चक्कर लगा रहा है, इतने प्रति चक्कर लगा रहा है। यानी यहाँ से ये v जो आपको क्या दे दिया है, v बराबर दे दिया है, v बराबर दे दिया आपको कितना, 6.8 × 10⁻15 मीटर प्रति सेकंड दे दिया। और आपको इसकी त्रिज्या जो दे रखा है, कितना दे रखा है, 0.53 एंगस्ट्रॉम। तो छात्रों, इसमें क्या करते हैं, इसको हम देखिए आपका ये एंगस्ट्रॉम में है और इधर मीटर प्रति सेकंड है। तो इसको हम चेंज कर देते हैं मीटर प्रति सेकंड। आपको मालूम है कि 1 एंगस्ट्रॉम में कितने होते हैं, 10⁻−10। तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हम इसको अगर हल करते हैं तो क्या हो जाएगा, 0.53 × 10⁻10 क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। ये त्रिज्या हो गई। तो यहाँ से पूछ रहा है कि प्रति सेकेंड चक्कर। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से हम चक्रों की संख्या का निकालना चाहें तो आपका क्या बनेगा, यहाँ निकाल लेते हैं। मान लो चक्रों की संख्या कितनी n है, तो यहाँ से चक्रों की संख्या निकाल लेते हैं। चक्रों की संख्या हम क्या निकाल लेते हैं, यानी कि वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हम यहाँ से यानी अगर कोई परमाणु तो क्या कर रहा हो, हाइड्रोजन परमाणु है आपका, तो ये क्या करेगा, वृत्ताकार में, मतलब उसकी ये परिधि हो जाएगी 2πr n। तो कितने चक्कर लगा रहा है, मान लो वृत्ताकार परिधि में, वृत्ताकार अगर चक्कर कितना लगा रहा है, n लगा रहा है, तो कितना हो जाएगा, 2πr n हो जाएगा। और कितने वेग से, v वेग से घूम रहा था, यानी जो हमारा फार्मूला बनेगा v/, क्या हो जाएगा, v/ हो जाएगा 2πr। अब देखिए छात्रों, यहाँ से हमारा यहाँ आपको दे दिया है कितना, v के लिए कितना दिया है, 6.8 × 10⁻15 बटे, यहाँ क्या हो जाएगा, 2 × 3.14 × त्रिज्या कितनी आ गई आपकी, 0.53 × 10⁻−10 हो गया। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, अगर इसको सॉल्व करते हैं, तो अगर हम इसको छात्रों सॉल्व करते हैं तो आपको कितना हो जाएगा, यहाँ से जो आंसर आ जाएगा आपका छात्रों, इसको हम अगर सरल करते हैं तो आप क्या हो जाएगा, यहाँ 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 2×3 = 6, यानी क्या बनने वाला है, 2×3 = 6 और 2×4 = 8। और इन दोनों का अगर आप गुणा करते हैं तो आपका जो आएगा कितना हो जाएगा,
642। तो यहाँ से हम क्या कर दें, दशमलव लगाएंगे, ये हो जाएगा आपका यहाँ से। और ये हम क्या करते हैं, 3 1 4 गुणे क्या 10 की पावर कितनी है, 15 है। अगर इस 10 को ऊपर ले जाएंगे क्या हो जाएगा आपको, ये प्लस हो जाएगा। तो छात्रों यहाँ से आपका क्या आएगा, फाइनल आंसर जो आएगा इसका, फाइनल इसका जो n का मान आएगा कितना आएगा, यहाँ से आएगा। इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपका जो आंसर बनेगा 2.043। इसको हल कर लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ से आप इसकी पावर जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 10 की पावर 25 हो जाएगी। तो इतनी मतलब चक्करों की संख्या क्या है, ये हो गई, यानी n का मान कितना आ गया, 2.043। अब छात्रों यहाँ से हमारा क्या, अब यहाँ हमें क्या होता है, हमें निकालना है चुंबकीय आघूर्ण निकालना। क्या निकालना, चुंबकीय आघूर्ण निकालना है। तो चुंबकीय आघूर्ण के लिए हमारा क्या होता है, म्यू बराबर होता है I इंटू ए होता है। क्या होता है, I इंटू ए होता है। तो छात्रों यहाँ से हम क्या करेंगे, I इंटू अगर ये ए होता है तो यहाँ से हमें क्या चाहिए, I की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ हम निकालेंगे I बराबर Q/T। और यहाँ क्या होता है, Q बराबर क्या होता है, NE होता है, बट्टे क्या हो जाएगा T। और यहाँ क्या बोला आपको, प्रति सेकेंड, क्या बोल रहा है, प्रति सेकेंड मतलब 1 सेकेंड दिया, मतलब T बराबर आपको क्या दे दिया है, 1 सेकेंड दे दिया है। ठीक छात्रों, अब यहाँ से हमने क्या किया है, n की वैल्यू निकाल ली। n की वैल्यू कितनी निकाली, 2.043 गुणे 10 की पावर 25। और यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन क्या, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, 1.6 गुणे 10 की पावर -19 होता है। और बटे यहाँ क्या कर देंगे हम, 1 कर देंगे। क्या कर देंगे, यहाँ से 1 कर देंगे। अब छात्रों अगर इसको सॉल्व करते हैं तो जो I की वैल्यू आ जाएगी कितनी हो जाएगी, ये I की वैल्यू हो जाएगी आपकी 3.16 कितना हो जाएगा आपका, 3.8817 गुणे 10 की पावर, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ घटा देते हैं, यहाँ हो जाएगा आपका 15। 15 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका, 15 में से अगर 9 निकाल रहे हैं तो कितना हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा। कितना आएगा आपका, 6 आ जाएगा। तो छात्रों यहाँ से हमें क्या, I की वैल्यू आ गई। अब यहाँ से हमें बोला चुंबकीय आघूर्ण की गणना कीजिए। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, चुंबकीय आघूर्ण बराबर आपको पढ़ाया गया होगा क्लास में, क्या होता है आपका, म्यू बराबर होता है I इंटू ए होता है। क्या होता है, I इंटू ए होता है। और I की वैल्यू क्या निकाल रखे हैं, I की वैल्यू यहाँ निकाल दिया गया है कितना, यहाँ से I की वैल्यू आपकी निकल के आई है 3.8817 गुणे 10 की पावर 6। और यहाँ से आपका क्या, ये एरिया है, एरिया बराबर क्या, πr² होता है। क्या होता है, πr² होता है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 3.8817 गुणे 10 की पावर 6 पाई गुणे, और आर की वैल्यू कितनी है, 0.053 गुणे 10 की पावर, 10 की पावर कितनी है, -10। ये स्क्वायर कर देंगे। अब छात्रों अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपका क्या बनेगा, 3.8817 गुणे, इसको हम करते हैं क्या, ये 10 दूना 20 हो जाएगा, यानी हो जाएगा हमारा 6 - 20 गुणे पाई, यहाँ क्या हो जाएगा आपका, 0 गुणे में 0.53 गुणे 0.53। अब अगर छात्रों इसको आप सॉल्व करते हैं तो जो इसका फाइनल आंसर आपका निकल के आएगा कितना, 1 कितना निकल के आएगा, 1.09 पाई गुणे 10 की पावर, यहाँ से अगर हम घटाएंगे कितना आएगा आपको, -12 आएगा। कितना आएगा, -12 आएगा। तो ठीक है छात्रों, ये आपका क्या हो, ये फाइनल आपका आंसर हो गया। तो इस तरह हमारा क्या है, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो आइए आप देखते हैं अगला क्वेश्चन। छात्रों आपका अगला क्वेश्चन क्या है, यानी
क्वेश्चन नंबर चौथे का ये लास्ट क्वेश्चन है। तो इसमें आपको क्या दे रहा, कह रहा है स्नेल का नियम लिखिए। बहुत ही सिंपल सवाल है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है छात्रों। क्या बोला आपको, सिंपली बोला है स्नेल का नियम लिखिए। यानी स्नेल का नियम आपको मालूम है क्या होता है कि जब आपतित किरण और जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से क्या करती है, दूसरे माध्यम में क्या करती है, प्रवेश करती है, तो उस समय क्या होता है, आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। एक आप ये लिख सकते हैं। और दूसरा आपका क्या होता है, दूसरा होता है कि आपतित किरण की ज्या क्या होती है आपकी, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात क्या होता है, एक नियत होता है। क्या होता है आपका, ये नियत होता है। या आप बोल सकते हैं कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का क्या को अपवर्तनांक भी कहा जाता है। तो हमें क्या करना, बस सिंपली क्या इसका नियम लिखना। तो आइए हम क्या इसको लिखते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, क्या दिया आपको, स्नेल का नियम क्या है। तो यहाँ से हम लिखेंगे स्नेल का नियम, हेडिंग बना लेते हैं। यहाँ हो जाएगा स्नेल का नियम। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है छात्रों। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। यानी स्नेल के दो नियम होते हैं। यहाँ से हम पहला नियम ये लिखेंगे, प्रकाश के अपवर्तन में, यहाँ क्या लिखेंगे, पहला नियम लिखेंगे प्रकाश के अपवर्तन में क्या आपतित किरण, प्रकाश के अपवर्तन में आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। क्या होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। तो यहाँ से दूसरा नियम क्या होता है, इसमें दूसरा नियम था आपका प्रकाश के अपवर्तन में आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात क्या होता है, का अनुपात नियत होता है। क्या होता है, नियत होता है, नियत होता है। तो छात्रों हम क्या इसी को लिख सकते हैं। तो इसी को क्या बोला जाता है, यानी यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं। यानी मान लीजिए आपका माध्यम ये एक हो गया और माध्यम एक का माध्यम दो के सापेक्ष क्या होता है, साइन आई बटे साइन क्या होता है, आर होता है। क्या होता है, साइन आई बटे क्या होता है, साइन आर होता है। तो छात्रों हम क्या कर सकते हैं, तो यही आपका क्या है, ये आपका क्या है, आपतन कोण है, और ये आपका क्या है, अपवर्तन कोण है। दोनों का अनुपात क्या होता है, नियत होता है। क्या होता है, दोनों का अनुपात नियत होता है। और इसे क्या बोला जाता है, जो आपका 1n2 है, ये क्या है, पहले माध्यम का सापेक्ष दूसरे माध्यम का क्या अपवर्तनांक कहा जाता है। इसी छात्रों आप अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं n1 बराबर क्या लिख सकते हैं आप, यहाँ से लिख सकते हैं आप n2 बट्टे n1, और यहाँ क्या लिख सकते हैं c1 बट्टे c2 λ1 बट्टे क्या λ2। यानी इसको आप ये भी लिख सकते हैं। तो छात्रों इसी को बोला जाता है क्या, स्नेल का नियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्नेल का
यानी क्या है ये जो आपका क्या प्रकाश के अपवर्तन, ये वाला क्या है, प्रकाश अपवर्तन में आपतन कोण की ज्या और क्या अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात क्या तो नियत होता है। इसी को क्या कहा जाता है, स्नेल का नियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसी को स्नेल का नियम कहा जाता है। तो छात्रों यहाँ से हम क्या है, जो आपका क्या ये अपवर्तनांक है, पहले माध्यम से पेज दूसरे का क्या दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है, इसी को आप क्या लिख सकते हैं, n2/n1, और ये क्या आपका C1/C2, और क्या ये λ1 बटे क्या है आपका ये λ2। तो छात्रों ये आपका क्या छोटा सा क्वेश्चन था, ये इस तरह आपका क्या कंप्लीट होता है। तो ये हमारा क्या है, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरा माध्यम के अपवर्तनांक है, और यहाँ से क्या है, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल क्या के सापेक्ष दूसरे माध्यम का क्या है, प्रकाश है। तो इस तरह हमारा क्या ये आपका क्या है, λ1 λ2 क्या है, ये प्रकाश की तरंग दैर्घ्य है। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन छात्रों क्या होता है, कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन छात्रों क्या है आपका, ये चौथा कंप्लीट हो गया। अब आइए देखते हैं पांचवें का। पांचवें में क्या दिया है आपका, कांच एवं हीरे के अपवर्तनांक क्रमशः क्या है, 1.50 व 2.40 है। तो हीरे के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। क्या करना है, हीरे के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अगर यहाँ से ये क्या ये किसकी वैल्यू दी है, मतलब क्या है ये मान लेते हैं आपका, यानी ये कांच का अपवर्तनांक कितना है और क्या हीरे कितना, यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं, ANG बराबर क्या 1.50 दे दिया है। और यहाँ से AN, और हीरा आपका क्या है डायमंड होता तो AND लिख सकते हैं। ये आपको क्या दे दिया 2.41। अब अभी बताया गया है कि हमें क्या निकालना है, हीरे के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक निकालना। तो क्या हो जाएगा, DNG हमको फाइंड करना है। तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे, तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं। यहाँ से आपको क्या दे रखा है, पहले इसको नोट करते हैं। तो हमें क्या दे रखा है, ANG, कांच का अपवर्तनांक कितना दिया 1.50, और यहाँ से AND, और हीरे का अपवर्तनांक कितना दिया 2.40 दे दिया है। अभी क्या बोला है, अभी यहाँ से आपको बताया गया है, अगर क्या है माध्यम 1 और माध्यम 2 दिया गया है, यानी माध्यम 1 और माध्यम 1 के सापेक्ष 2 का अपवर्तनांक क्या होता है, N2 बटे क्या होता है N1 होता है। अभी यही बताया गया है। तो छात्रों उसी तरह हमारा क्या निकालना, कांच मतलब क्या निकालना, यहाँ से हीरे के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक निकालते हैं, यानी यहाँ से आपका क्या बनेगा DNG बराबर क्या हो जाएगा, ANG बटे क्या हो जाएगा आपका AND हो जाएगा। तो ये छात्रों का छोटा सा क्वेश्चन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तो इसको हम क्या, अब ANG की वैल्यू कितनी दी, 1.50 दे दी है, और डायमंड का अपवर्तनांक कितना दिया था 2.40 दिया था। अब इसको अगर हम छात्रों क्या करते हैं, यहाँ दशमलव हमारा क्या सेम मतलब क्या है, दो स्थान पे लगाते हैं, हम लिख सकते हैं 150 बटे कितना 240। अब इसको हम क्या 0 से 0 कैंसिल कर दें तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ आ गया आपका 15 बटे कितना 24। इसको काट देते हैं तो कितना हो जाएगा, डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 3×5 15 और 3×8 24, यानी यानी आपको क्या DNG बराबर कितना आ गया 5.8 आ गया। तो अगर हम इसको छात्रों सॉल्व करते हैं तो आपका कितना आ जाएगा, तो आपका आ जाएगी ये 0 बार ले जाएंगे तो हमारा दशमलव यानी हो जाएगा 50, 8 6 48, और यहाँ हो जाएगा 8 दूनी 16 और 8 पंचे 40, यानी DNG की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 0.625 आ गई। तो छात्रों इस तरह हमारा क्या ये खंड क्वेश्चन नंबर 5 का ये का वाला क्वेश्चन क्या कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, इसमें आपको कह रहा है कि खा वाले में कह रहा है कि वर्ण विक्षेपण क्षमता से क्या तात्पर्य है, इसका सूत्र अपवर्तनांक के पदों में क्या करना है लिखना है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो छात्रों इसमें आपको क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं, इसका सूत्र के अपवर्तनांक के पदों में लिखना है। ठीक है छात्र, तो आप क्या लिख सकते हैं, आपको मालूम होगा, आपको पढ़ाया गया होगा कि
मतलब वर्ण विक्षेपण होता क्या है, यानी जब कोई प्रकाश श्वेत प्रकाश क्या करता है प्रिज्म पर डाली जाती है तो क्या अपने 7 रंगों में क्या विभक्त हो जाए, उसी को क्या वर्ण विक्षेपण बोला जाता है। लेकिन यहाँ से क्या कहा है कि आप वर्ण विक्षेपण से क्या समझते हैं और इसका हमें क्या करना है। तो छात्रों यहाँ से क्या आपके क्वेश्चन में थोड़ा गलत नोट किया गया है। यहाँ से आपका क्या है, वर्ण विक्षेपण क्षमता है। यहाँ वर्ण विक्षेपण क्या, आप यहाँ लिखिएगा क्षमता, क्या है, क्षमता है। तो आइए देखते हैं छात्रों इस क्वेश्चन को। तो क्या होता है, इस 7 में विभक्त हो जाए तो उसको क्या वर्ण विक्षेपण बोला जाता है। लेकिन यहाँ से आपको क्या वर्ण विक्षेपण क्षमता की बात कर रहा है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, जिस तरह श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म पर डाला जाए तो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, उसी प्रकार हम बोल सकते हैं जब सूर्य का श्वेत प्रकाश क्या, जब सूर्य का श्वेत प्रकाश एक पतले प्रिज्म से गुजरता है तो क्या कहता है, वो बैगनी तथा लाल रंगों के बीच क्या होता है, एक कोणीय वर्ण विक्षेपण तथा मध्यवर्ती भाग में क्या होता है, पीला, यानी क्या होता है पीले किरण के लिए क्या होता है, एक विचलन कोण का अनुपात जो प्राप्त होता है उसी को बोला जाता है प्रिज्म के पदार्थ की वर्ण विक्षेपण क्षमता बोला जाता है। तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं। तो यहाँ से जो आपका आंसर होगा, यहाँ से हम बोल सकते हैं इसका आंसर, ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट छात्रों, यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ बोलेंगे जब सूर्य का श्वेत प्रकाश एक पतले, कहाँ से ये घटना किस में होगी, पतले प्रिज्म में होगी, क्या होगी, पतले प्रिज्म से गुजरता है तो बैगनी तथा लाल किसके किरणों के बीच में, बैगनी और लाल रंगों की किरणों के लिए, लाल रंगों की किरणों के लिए या किरणों के बीच बोल सकते हैं, किरणों के बीच उत्पन्न कोणीय वर्ण विक्षेपण तथा मध्यवर्ती। तो छात्रों ये क्या, हम बिल्कुल इसको सिंपल में क्या है, इसका जो आंसर दे रहे हैं क्या है इसका, वो बहुत ही सिंपल है, सिंपल शब्द में दिया जा रहा है। तो यहाँ क्या है, कोणीय वर्ण विक्षेपण तथा मध्यवर्ती किरण के लिए यानी पीले भाग के लिए किरण के लिए विचलन कोण के अनुपात को क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। तो यहाँ से आपको विचलन कोण क्या होता है, यानी विचलन कोण किसे कहते हैं, आपको ये मालूम होना चाहिए। तो यहाँ से विचलन कोण क्या होता है, जो आपतित किरण होती है और निर्गत किरण के बीच का जो कोण बनता है उसको क्या बोला जाता है, विचलन कोण कहा जाता है। उसको हम डेल्टा से दर्शाते हैं, किससे दर्शाते हैं, डेल्टा से। तो यहाँ से मान लेते हैं आपका क्या है, विचलन कोण की जो क्षमता है मान लेते हैं क्या आपका ओमेगा है, क्या है, ओमेगा है। और इसी तरह हमारा क्या हो जाएगा, बैगनी के लिए आपकी क्या हो जाएगी, बैगनी के लिए विचलन कोण क्या बनेगा, डेल्टा V माइनस क्या हो जाएगा, डेल्टा V माइनस क्या हो जाएगा, डेल्टा R हो जाएगा। और बटे आपका क्या हो जाएगा, डेल्टा
यहाँ से आपका क्या बन जाएगा, डेल्टा वाई हो जाएगा। अब छात्रों अगर हम इसको अपवर्तनांक के रूप में लिखना चाहें तो हमारा क्या होता है, एन वी माइनस एन आर, और यहाँ से क्या हो जाएगा आपका ए, यानी ये आपका क्या है, विचलन कोण। तो बटे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका बन जाएगा एन वाई माइनस वन बटे में क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा। अब यहाँ से ए हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आपका बनेगा एन वी माइनस एन आर बटे क्या हो जाएगा, एन वाई माइनस वन। तो छात्रों क्या है, यही आपका क्या है, विचलन वर्ण विक्षेपण क्षमता क्या होगा, जो ये क्या है, ये अपवर्तनांक के पदों में क्या हुआ गया, ये निकल के आ गया।